अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today is the 9th August and it's today time is 11:41. Class is on recording mode. Recording इसका हो रहा है. मेरा कैमरा ऑन है और मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से ये ऑन है. अच्छा, ये वो वाली मीटिंग है जिसमें आप नहीं हो. अच्छा, और ये इस तरह था. आपको कौन सा कैमरे वाला नज़र आ रहा है या ऑफ कैमरा नज़र आ रहा है? नहीं सर, मुझे आपका अभी 2 सेकंड के लिए आपका कैमरा अच्छा दिखा. अच्छा अच्छा अभी अच्छा. आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है. हाँ, ये बात की है. तो मैंने कहा क्या पता आप तो खुद तो कैमरा नहीं होगा तो टाइगर को आगे कर दोगे. ये लो, इसके साथ बात करो, इसी को पढ़ाओ. हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें. इकोनॉमिक्स हमने शुरू किया था. आज बिज़नेस के कुछ जो है आज बिजनेस को कवर आज करते हैं थोड़ा बिज़नेस बहुत. के अंदर जो है मैं आपको 2 चैप्टर जो है आज बिज़नेस के करवाना चाह रहा हूँ. फर्स्ट 2 चैप्टर आपने मेरे साथ होना है और समझना है. इस चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं जाना क्योंकि जी, ये जी. इतनी इम्पोर्टेंट उस सेंस में नहीं है. जब आप पास पेपर करेंगे तो आपकी खुद एबिलिटी बन जाएगी. जी बिल्कुल. देखें, सबसे पहली बात है व्हाट इज़ नीड एंड वांट. आई थिंक इट्स ओके. यस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट इज़ ओके. जी. इकोनॉमिक that is प्रॉब्लम okay. पता है, हमने जी. इकोनॉमिक्स में कर लिया है. उसके बाद एक होती है फैक्टर ऑफ Factors प्रोडक्शन. of production, that is also Also very clear. clear के factor of production are the natural जी. land, labor, capital and entrepreneur And enterprise, and yes. scarcity. अब मैं लफ्ज़ एक ना what scarcity means. आप इसको scarcity पढ़ते हैं, हम इसको scarcity पढ़ते हैं. Scarcity क्या होता है? What scarcity means? So यहाँ पे लिखा है सर, it is the lack of sufficient products to fulfill. अच्छा, वहाँ से the नहीं total- पढ़ना, वहाँ से नहीं पढ़ना. सेंस बताएं क्या है. Sir, this word is very new to me, तो I would need an explanation. अच्छा, मैं ज़रा scarcity को बात समझाता हूँ ना. Scarcity ये चीज़ होती है कि आपने ना हमारी जो wants हैं जी वो बहुत ही लिमिटेड है ना, और जी. रिसोर्सेज हमारे बहुत ही ज़्यादा हैं, है ना. सही है ना. जी. सही है. वॉन्ट्स हमारे लिमिटेड है, रिसोर्सेज ज़्यादा है. नहीं सर, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे चलो. वॉन्ट्स ज़्यादा है. चलो सही है. ये अच्छा है कि बता दिया आपने जल्दी से, वरना आपने कहा जी बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वांट्स तो हमारी हैं ही नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी तो वांट्स ही नहीं है. अच्छा, वांट्स हमारी लिमिटेड नहीं, वांट्स हमारी अनलिमिटेड हैं रिसोर्सेज हमारे और limited रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड. अच्छा, है. जी. अब मैंने एक बात की थी कि रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज तो हम देख रहे हैं कि लैंड बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा है, कैपिटल भी ठीक है. एक्चुअली स्केर्सिटी मीन्स व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन कंपैरिजन टू वांट्स, इन रिलेशन टू वांट्स के मुकाबले में कम है. वैसे कम नहीं है, वैसे ठीक है, बट वॉन्ट्स के मुकाबले वांट्स के मुकाबले में कम है. इसको ये कहते हैं, देखें इसी में अब ज़रा वर्ड पढ़ेंगे. स्केर्सिटी इज़ द लैक ऑफ सफिशेंट products to fulfill the total wants of the people. यानी कि जो scarcity is the situation, lack of products, lack of resources in comparison to wants. wants के मुकाबले में अगर resources कम हो तो उसको scarcity कहते हैं. अब मुझे अपने वर्ड्स में बताएं क्या क्या होता है जी scarcity. सर, स्केर्सिटी वो होता है कि यू सी लैक ऑफ sufficient product in the sense कि आपके पास वैसे lack, you're not lacking products, but in comparison to the wants of people, अगर उस चीज़ से compare करें और आपके पास ये जो आपके land, capital और labor कम हो जाए in comparison of people's in comparison to the population, तो फिर वो आपका scarcity होता है. Exactly. वो जो एग्जांपल मैंने दी थी 8 बिलियन पॉपुलेशन, 25 बिलियन कार, तो जी 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 एग्जैक्टली. वो 3 गाड़ी एक बंदा अगर ले ले तो उसके मुकाबले में वो स्केर्सिटी है कम है. अब आ जाए व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द न्यू थिंग. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मुझे ये बताएं कि यू आर टेकिंग दिस क्लास. जी. आप ये क्लास ले रही हो, ठीक है जी. दिस क्लास, अगर ये क्लास ना लेती आप, मतलब दिस इज द क्लास हो रही है, आपके पास ये टाइम कहाँ गुजरता. बहुत से अल्टरनेटिव थे. सर मैं बताती हूँ आपको. अगर मैं क्लास ना लेती तो डेफिनेटली आई वुड हैव बीन स्लीपिंग, और मैं सो रही होती और ये क्लास मेरी मिस हो जाती, तो ये क्लास जो है ये क्लास मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती. नहीं, इस क्लास लेने की जो कॉस्ट है वो स्लीपिंग है. अच्छा, तो वो स्लीपिंग मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखें, हम जो चीज़ ये होता है कि
जब हम क्लास लेते हैं तो हम उसको अमाउंट में नहीं लिखते कि ये क्लास इतने रुपए की है। इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में हम जब कोई बात कर रहे होते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट उसका अल्टरनेटिव होता है। जी उसकी कॉस्ट मनी नहीं होती, उसका कॉस्ट अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, अब 3 सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल है, दिस इज इंडिविजुअल। ये सेंटोरस गया है, अगर वो शू लेता है तो वो ड्रेस नहीं ले सकता। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बिजनेस है, अगर वो मशीन ए लेती है तो मशीन बी नहीं ले सकती। और गवर्नमेंट है, अगर वो रोड्स एंड बनाती है तो वो अपने अमाउंट जो है वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं कर सकती। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ज़रा देखें। यहाँ पर एक सिचुएशन बताता हूँ। ये इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपनी अमाउंट से अगर हॉलीडे इंजॉय कर रहा है तो हॉलीडे की वजह से वो कार नहीं ले सकता। अब ज़रा देखें नीचे देखें क्या लिखा है। The individual chooses to buy the holiday, so the car becomes the opportunity cost. जो चीज़ नहीं ले सकता वो कॉस्ट है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसको अपने वर्ड्स में बताएं। ये मशीन ए और मशीन टी है, तो आप थोड़ा नीचे कीजिए स्क्रीन प्लीज। The company decides to buy machine A, so machine B becomes the opportunity cost. कंपनी ने मशीन ए अगर ले लिया, मशीन बी छोड़ दिया, तो मशीन बी जो है, मशीन बी नहीं ले सकता, तो मशीन बी जो है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। एक ही यहाँ पर आगे मैं नीचे नहीं बताऊंगा, इसको खुद ही अपने वर्ड्स में बताएं इंग्लिश में। न्यू रोड्स और न्यू स्कूल, तो अब ये गवर्नमेंट नहीं, न्यू रोड्स एंड न्यू रोड्स बनानी है। हाँ, एंड न्यू स्कूल। ठीक है, न्यू स्कूल, तो न्यू रोड्स और न्यू स्कूल में गवर्नमेंट इफ ए गवर्नमेंट चूज टू बिल्ड ए न्यू रोड, ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर न्यू रोड बिल्ड किया तो जो न्यू स्कूल होगा वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट चूजेस टू बिल्ड ए रोड सो दैट द स्कूल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन। और इस दुनिया की तरक्की स्पेशलाइजेशन की वजह से हुई है। व्हाट स्पेशलाइजेशन इज, स्पेशलाइजेशन सेंस हमें पता है स्पेशलाइजेशन का क्या होता है, लेकिन एक वर्ड्स में मैं कह रहा हूँ, कोई इंडिविजुअल्स, कोई फर्म्स कंसंट्रेट on what they are best at. हाँ, आपको इकोनॉमिक्स की क्लास यहाँ पर फिट कर दिया आपने। ठीक है, हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन अकर व्हेन पीपल एंड बिजनेसेस कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर बेस्ट एट, इसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, स्पेशलाइजेशन तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई है। एक लफ्ज़ और है नया, ज़रा पढ़ने से पहले ज़रा आपसे पूछता हूँ, वो है डिवीजन ऑफ लेबर। सुना है पहले कभी? नहीं, नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? तंदूर पे रोटियां लेने के लिए आप जाएं, जी, आपको पता है एक आदमी क्या कर रहा है, वो डो बना रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसके वो हम उसे कहते हैं पेड़े बना रहा है, तीसरा उसको फ्लैट कर रहा है, चौथा उसको लगा रहा है, पांचवा उसको दे रहा है। उन्होंने एक प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या किया है, ये पूरी प्रोडक्शन स्प्लिट अप, हम कहते हैं डिवाइड किया है, स्प्लिट अप किया हुआ है। अगर स्प्लिट अप कर दें और देन ईच टास्क इज बीइंग परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट पर्सन, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। क्या? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी आपने कामों को, लेबर कहते हैं बंदे को भी, लेकिन लेबर कहते हैं कामों को भी, कि आपने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट, एक प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर आपने स्प्लिट अप कर दिया है डिफरेंट टास्क में, तो उसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। मुझे ये बताएं, ये इससे प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी या यूँ होता कि जब हम लेने के लिए जाते तो वहाँ पर 4-5 आदमी वो खड़े होते, हम उसे कहते 10 नान दें, वो जाता थोड़ा सा आटा लेता, गूंथता, खुद ही पेड़े बनाता, खुद ही फ्लेट करता, खुद लगा के हमें देता, तब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी या स्प्लिट अप करने पे तेज़ है? सर, स्प्लिट करने पे ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि अगर एक ही बंदा खुद लेता, खुद बनाता, खुद बेचता, खुद तंदूर में डालता निकालता, तो ये आई फील है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो सकता आपका। ठीक है, दूसरा ये उसकी ना एग्जॉस्ट हो जाता, तीसरा उसको ना मूवमेंट बहुत करनी पड़ती, यानी एक वर्क बेंच से दूसरे वर्क बेंच पे जाना पड़ता उसको, पहले एक जगह जाता तो उससे भी टाइम लॉस होना था उसका। ठीक है, और फिर ये है कि एक आदमी एक ही काम कर करके उसमें स्किल हो जाता है ना, स्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि डिवीजन ऑफ लेबर को हम यूँ कहते हैं। व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर? ज़रा अब आपने इसको डिफ़ाइन करना है। ज़रा डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है?
सर डिवीजन ऑफ लेबर यही कि जब काम जो होता है वो स्प्लिट होता है आपका। ये देखें, पढ़े ज़रा। जी, division of labor is when the production process is split up into different tasks and each worker performs one of these tasks. It is a form of specialization. ठीक है, जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। लेबर बिल्कुल समझ आ गई। अब इसमें ये होगा कि अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगी उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, आउटपुट ज़्यादा होता है। जी मैं क्या कह रहा हूँ, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड आउटपुट ज़्यादा बनता है। लेस टाइम इज़ वेस्टेड मूविंग फ्रॉम वर्क बेंच टू अनदर वर्क बेंच, और क्विकर एंड चीपर टू ट्रेन। देखें, अगर आपके पास कोई नया आदमी आया तो उसको सिर्फ आप एक ही टास्क सिखाएंगे ना, तो उसको ट्रेन करना आसान हो जाएगा। ट्रेनिंग देना, अब बजाय उसको 6 किस्म के टास्क दें, गूंदना, पेड़े बनाना, फ्लेट करना, लगाना, उसके बजाय आपको एक ही की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग भी आसान हो जाएगी डिवीजन ऑफ लेबर से। लेकिन डिसएडवांटेज भी है इसका। क्या? वर्कर्स कैन बिकम बोर्ड डूइंग जस्ट वन जॉब, एफिशिएंसी माइट फॉल। क्या एक ही काम करता जा रहा है और बंदा उससे बेजार हो जाता है उस चीज से, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। और फिर वो दिल से नहीं करता, वो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर समझ के ठीक। कर रहा होता है, तो एफिशिएंसी नहीं होगा। इफ वन वर्कर इज एब्सेंट, And no one else can do the job, production might be stopped. इसका क्या मतलब हाँ, है? तनूर पे इसका ये आज मतलब है नहीं कि अभी इस काम स्प्लिट अप हो गया, ठीक है, आपका अलग अलग बंदों में, तो वो एक बंदा एक चीज पे स्पेशलाइज होगा। जिस दिन वो बंदा ना आया तंदूर में रोटी अगर बेलने वाला ना आया और दूसरा जो है इस चीज में स्पेशलाइज नहीं है, तो फिर वो एक टास्क बिल्कुल इसमें कट हो जाएगा, क्योंकि जो एक बंदा उस चीज को करता है वो एब्सेंट हो जाएगा, तो द होल प्रोसीजर, होल प्रोसेस माइट बी वो, स्टॉप्ड। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है, नया क्वेश्चन नया है, व्हाट इज बिजनेस? आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, व्हाट इज जी। बिजनेस करें डिफाइन, फिर मैं देखता हूँ आपकी डेफिनेशन और बुक वाले की डेफिनेशन कितनी मैच करती है। आप मुझे सर, बताएं, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? सर बिजनेस बेसिकली बिजनेस मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो वो है दैट यू डोंट वांट टू वर्क फॉर समबडी एल्स। ठीक है, आप खुद अपनी सर्विसेज या प्रोवाइड करना चाहते हैं, अपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं दूसरों को, ठीक है, सो दैट इज प्रॉफिटेबल टू यू एज वेल, और आई थिंक दैट्स व्हाट बिजनेस इज। अच्छा, व्हेन यू आपकी डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन में दो बातें मैच हो गई हैं। वैसे दो बातें मैच हो गई हैं। एक तो ये कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, दूसरा ये है कि यू वांट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। बिजनेस मींस, लेकिन आपने बिजनेस में, मैं आपको चार बातें बिजनेस की बताऊं, पता नहीं ये डेफिनेशन मैंने देखी नहीं हुई, लेकिन मैं अपने, मुझे याद नहीं है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। शायद मैं ए लेवल और इसमें मिक्स करता हूँ और मुझे उस लेवल के मुताबिक पढ़ाना पड़ता है। तो मैं चलें आपको 4 बातें लिखवाता हूँ, 5 लिखवाता हूँ, 5 लिखवाता हूँ मैं बिजनेस की डेफिनेशन में। देखें ज़रा जी। क्या जी, मैं भी लिखती जाती हूँ। अच्छा, आप बोलिए। हाँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप बाद में लिख लें। देखें, बिजनेस क्या होता है? सबसे पहले बिजनेस लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करता है कि लोगों को क्या चाहिए। आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल। Business is an activity in which it identify the needs and wants of the customer. Then the business buy the factors of production. Buy factors of production, फिर वो उन needs और wants को फुलफिल करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल बाय करता है। फिर उसको बाय करके क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों करता है? टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल, टू सेटिस्फाई द नीड्स, टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। ये जो ऊपर जो उसने आइडेंटिफाई की थी उसको फिलफिल करता है। और आगे लिखे प्रॉफिटेबली, प्रॉफिट कमाने के लिए। सो आप सबसे पहले देखें, सीक्वेंस से स्टार्ट करें कि बिजनेस सबसे पहले जाकर कस्टमर से पूछता क्या चाहिए, फिर रॉ मटेरियल खरीदता है, फिर उस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है गुड्स में, ताकि लोगों की नीड्स फुल हो सकें और वो प्रॉफिट कमा सकें। इसको आप बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरह करें कि बिजनेस इज एनी एक्टिविटी दैट आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, इट बाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy the needs and wants of customer प्रॉफिटेबली। बिल्कुल सही हो गया, ये हो गया जी बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इस
में 3 देखा है, बिजनेस कंबाइन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू मेक To make good प्रोडक्ट्स products, goods and services which satisfy पीपल people's वांट्स। इसमें प्रॉफिट और उसका जिक्र नहीं है, 3 इंग्रेडिएंट हैं, 2 मिसिंग है, तो आप इसको लिख लें। अच्छा, अब आ गया बिजनेस। बिजनेस, अब एक नया लफ्ज़ आ गया, एक नया लफ्ज़ आ गया, उसका नाम है एडेड वैल्यू। सुना है कभी? नहीं सर, नहीं सुना। अच्छा भाई, इनकी क्लास में रोज़ो आप इनकी क्लास में क्या करने जाती थी? वो वहाँ पर वो बैठे होंगे जहाँ पर अब्दुल्ला और वो शेर अली बैठे होंगे, वहाँ पर सारे ही सारे सर को देख रहे होंगे, सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? हैं? नहीं सर, असल में सर अमार जो थे हमारे बिजनेस टीचर, सर अमार होते थे। हाँ? तो सर अमार का ऐसा एटीट्यूड होता था, वो कहते थे जिसको नहीं पढ़ना तो वो निकल जाओ। अच्छा। तो हमारे अब्दुल्ला वाले ऐसे होते थे ना, अगर सर ने बोला नहीं पढ़ना अभी से जाओ, तो वो उठ के चले जाते। और रोज़ो भी साथ? सर मैं साथ नहीं जाती थी, बट मेरे एब्सेंट डेज बहुत होते थे, मैं क्लास नहीं छोड़ती थी। जानबूझ के मेरा स्कूल में जो प्रेजेंस था वो बहुत कम था, मैं जाती ही नहीं थी। अच्छा, जाती ही नहीं थी। जी, जाती ही नहीं थी, यही मेरी वजह थी, मेरी क्लासेस मिस हो गई थी बहुत ज़्यादा। और जब मैं जाती थी तो सर जो है ना किसी टॉपिक को बीच में से पढ़ाते थे, वो फिर नहीं समझ आता था। हाँ, तो फिर समझ नहीं आता था। एग्जैक्टली। और मेरे साथ तो मेरे ग्रुप में कोई ऐसा था नहीं जो ज़हीन हो, रज़ा राफे, तो मतलब ये था कि मेरी उनसे बात नहीं होती थी कि वो मुझे बैठ के समझाए, लेकिन ऐसा होता था कभी कभी रज़ा जो है क्लास से 5 मिनट पहले कुछ चीज़ समझा दे। ठीक है। एडेड वैल्यू देखें, अब देखने में ऐसा लगता है कोई बहुत ही मुश्किल कंसेप्ट होगा, है ना? अच्छा, मैं यूँ करता हूँ ना, मुझे तो ढाबे की चाय बड़े मज़े की लगती है जी। एक ढाबे की चाय है जी, मैं गया हूँ वहाँ पे, 80 रुपये का कप जी, ₹80 का पर कप, खूब गंदी जगह, खूब गंदा प्याला, लेकिन मज़े की चाय। ठीक है जी। दूसरी चाय जो है वो है मैरियट की, 500 रुपये का कप है जी। ठीक है। अब देखें, ये सेलिंग प्राइस दोनों की, एक ही 80 और एक ही 500। इसमें रॉ मटेरियल कितने का लगा हुआ है? सर आई बिलीव दोनों में रॉ मटेरियल 20 रुपये का लगा हुआ है, इसमें भी 20 रुपये का लगा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। अब रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट 20 के लगे, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एडेड वैल्यू। एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट यूज्ड इन दैट प्रोडक्ट। अच्छा। मसलन आप देखें, क्या बिजनेस है, 20 रुपए वाली चीज़ को ढाबे वाले ने एक जादू किया है और 80 में बना दिया है, ऐड कर दी उसकी वैल्यू में, 20 वाली चीज़ में 60 ऐड करके 80 में दे रहा है, और मैरियट वाला उससे बड़ा जादूगर है कि वो 20 वाली चीज़ को 500 करके बेच रहा है। तो सर ये 20 और 80 के दरमियान जो 60 है वो एडेड वैल्यू है। एडेड वैल्यू है। और 500 और 20 के दरमियान जो 480 है वो भी एडेड वैल्यू है। समझ गए। एडेड वैल्यू को अब जरा दिमाग चलता है, इसी वक्त क्लास लिया करें। अभी दिमाग थोड़ी देर बाद देखना क्या होता है, ये देखना। तुम्हारे टाइगर ने कहा है मुझे नींद आ रही है, जाके उसके साथ ही पड़ जाओगी। नहीं सर, वो कल मेरी अब्दुल्ला से ही बात हुई थी, तो आपके बारे में हो रही थी। अब्दुल्ला ओए अब्दुल्ला के मुझसे नहीं पूछना, उनके बारे में मेरी कोई राय नहीं लेना। उन्होंने बहुत फजूल बातें की होंगी, मुझे पता है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। उन्होंने सर वो कहता है कि इसके साथ बस बंदा पढ़ ले। आपके बारे में ये बोला कि पढ़ाता बहुत अच्छे से है, लेकिन हमें उसकी पढ़ाई से ज्यादा उसकी स्टोरीज में दिलचस्पी होती थी, तो हम ड्राई फ्रूट का डब्बा सामने रखते थे कि हम पढ़े ना और हम सिर्फ बातें करें। कहता है हमें बस उसकी कहानियां पसंद आती थी, तो हम बस पढ़ाई 2-3 लफ्ज पढ़ के फिर हम बुक बंद करके, जब वो कोई स्टोरी करता था तो फिर हम ड्राई फ्रूट सामने रख देते थे कि बस अभी ये बोले। मैंने उनके घर ना पूरी ड्राई फ्रूट के ना 3 मुझे बादाम और पिस्ता, इस जमाने में यहाँ हमारी तो अफोर्डेबिलिटी भी नहीं बनती खरीदने की। मैं देख रहा हूँ जी बार-बार। सर आप कुछ आएगी मंगवा देते हैं इनसे। मैंने उसको कहा, शायद को कहा, मैंने कहा जाओ यार अंदर से लेके आओ। शायद गया, गायब हो गया। मैंने कहा शायद, कहता है वो खत्म हो गया, मंगवाएंगे। अच्छा। ये बात की है। अच्छा, एडेड वैल्यू को पढ़ें। एडेड वैल्यू इज द, पढ़ें। Added value is the difference between the selling price of a product and the cost of bought in materials and components. समझ आ गई? देखें, इसको एक ग्राफ से बताया है कि ये एक प्रोडक्ट है, इसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, ये बड़ा बार है, इसमें से आपने मटेरियल निकाल दिया, तो इतना बिजनेस ने एक्चुअली ऐड किया है। ठीक है, दिस इज द एडेड वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक,
अच्छा एक बात आपको बताऊं, इज द एडेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट? आपका ख्याल है कि ये प्रॉफिट होता है? सर नहीं, एडिड वैल्यू प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि आपने जो चीज अगर 20 रुपए में खरीदा है उसको 80 में बेचा और उसमें आपको आपका एडिड वैल्यू 60 रुपये है, तो वो 60 आपका प्रॉफिट नहीं होता है। तो आपको 60 में से कहीं ना कहीं 20 निकाल के वापस रॉ मटेरियल खरीदना है। नहीं, तो आप, उसमें हाँ, लेबर कॉस्ट शामिल नहीं है और इसमें अदर कॉस्ट शामिल नहीं है एडेड वैल्यू में, उससे माइनस करेंगे फिर प्रॉफिट आएगा। देखें सॉरी सर, कैसे देखें ज़रा, समझाइए। पढ़ें ज़रा, यहाँ से पढ़ें। The selling price of a newly built house is $100,000. ठीक है, The value of bought in bricks, cements and woods and other material was $15,000. अच्छा The added अब कितने value- का हाँ, रॉ मटेरियल कितने का आया? 15,000। तो टोटल जो इनके बीच में डिफरेंस है वो कितना है? 100,000 minus 15,000, that is 85,000। 85,000 तो एडेड वैल्यू है। आगे का, दिस इज नॉट It's ऑल not प्रॉफिट। all profit. Out of this the builder The will pay builder wages and and other other costs costs too। too. वो जो सर यही मैंने बोला ना, जो बीच में से वो निकालेगा अपना, वो निकालेगा। बिल्कुल। अच्छा, जी। अगर एडेड वैल्यू बिजनेस की ज़्यादा होगी तो लाइकली चांस है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर आपको कुछ ना कुछ, अगर एडेड वैल्यू ज़्यादा होगी तो कॉस्ट निकालने के बाद चांसेस हैं कि वो आपको एक्स्ट्रा भी प्रॉफिट ज़्यादा हो बचेंगे तो वो जाएगा। आपका सही है प्रॉफिट ना? होगा डेफिनेटली। हाउ, आप मुझे बताएं, हाउ बिजनेस कैन इंक्रीज द एडेड वैल्यू, कैसे ज़्यादा कर सकता है? सर how business can increase the added value? सर डिस्कस कर लेते हैं, नो आइडिया। सीधी बात है, अब सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दें, हाँ, उसका ब्रांड बनाकर, तो एडेड वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, या फिर उसकी कॉस्ट कम कर लें। reduce the cost of materials but keep the price same। सर क्वालिटी खराब नहीं होती इसमें? मैं यही कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, क्वालिटी तो ख़राब नहीं करनी, वरना फिर सेलिंग प्राइस ज़्यादा कम हो जाएगी। जी। ढाबे वाला क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल कितने का? 20 का, 20 का 80 सेलिंग प्राइस है, एडेड वैल्यू कितना है? 60। अब वो ये करे कि कप अच्छा कर ले, थोड़ा सा ढाबे के ऊपर कोई ब्रांडिंग सी कर ले, वो उसको बच जाएगा 120 का। रॉ मटेरियल की कॉस्ट वही रहने दे, अब एडेड वैल्यू हो गई है 100। सर लेकिन जो कप वो अपनी चेंज कर देगा तो उसका भी तो एक्सपेंस आएगा ना? हाँ, वो उसमें हम एडेड वैल्यू में जब हम बना रहे होते हैं तो वो चीज़ें काउंट नहीं कर रहे होते कि मैरियट पे अच्छा। इतने अरब है, हम सिंपली सिर्फ सेलिंग प्राइस और रॉ मटेरियल को देख रहे होते हैं, चले ठीक बाकी है, तमाम बहुत चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। मतलब अपनी चीज को एक हिसाब से ज्यादा उस ब्रांडेड शो करो, बट कीप द प्राइस हाई, उसका लुक बेटर करो, और उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो वो सेम ही हो, सेम रखो, या फिर आप प्राइस वही रखें, रॉ मटेरियल को या उसकी प्रोडक्शन को, उसका रॉ मटेरियल चीपर कर दें। रॉ मटेरियल चीपर करने का ये मतलब नहीं होता बैड क्वालिटी लेना, बैड क्वालिटी लेना नहीं है, असल में मैनेजमेंट का नाम है। कल आपने एक वर्ड क्लास में पढ़ा था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, याद आ रहा था कल की क्लास में? सर कल की क्लास में पढ़ा बिल्कुल था, लेकिन कल की क्लास बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि हम सब सोए ही थे, सारे ऑलमोस्ट सारे सोए पड़े थे कल की क्लास में। वो तो हमेशा ही सोए, स्टूडेंट तो सारे सोया होता है हमेशा। नहीं सर, कल मैं सोई पड़ी थी ना। अच्छा, तो उसमें यूँ था, ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये होता है। मुझे ये बताएं कि एक पेंसिल जब मैं बाय करता हूँ, जी। 1 पेंसिल मैंने बाय की है, ठीक है, 1 पेंसिल जब मैं बाय करता हूँ तो इट कॉस्ट मी ₹10। अगर मैं पैकेट पूरा ख़रीदता हूँ तो मुझे एक पेंसिल कितने की पड़ती है? 8 रुपये की। ठीक है। क्यों? जब मैं बल्क में बाय करता हूँ, ज़्यादा बाय करता हूँ, तो मुझे कम कॉस्ट में पड़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कॉस्ट कम हो गई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो इसी तरह बिजनेस बल्क में बाय करते हैं, लोकली सोर्स करते हैं, उससे कॉस्ट कम हो जाती है, इससे भी एडेड वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ठीक है। ये देखें ज़रा, ऐसा करें ज़रा, बिल्कुल इसको ना खुद ही पढ़ें, मुझे ना समझाएं, ज़रा खामोशी से पढ़ें, देखते हैं कैसे समझ आता है। ये नीचे वाला रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है। यहाँ Reduce से the cost of material but keep the price the same. A building firm could use cheap wood, bricks and other materials when constructing a home or shop. If the price charged to customers stay the same, then a higher added value will be made.
lower price material might reduce the quality of the product. Will customer be prepared to pay the same price for a product that they believe is of lower quality? पढ़ लिया. हो सकता है ये कि लोअर क्वालिटी हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप इस बिज़नेस की बुक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे कॉस्ट को कम करते हैं, वो ऑपरेशन में हम पढ़ेंगे, और सेलिंग प्राइस को कैसे ज़्यादा करते हैं वो मार्केटिंग का टास्क है, वो मार्केटिंग में पढ़ेंगे. मार्केटिंग में हम पढ़ेंगे कि आपने किसी प्राइस को अगर एक्सपेंसिव करना हो, ज़्यादा बेचना हो, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है. और ऑपरेशन में, ऑपरेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन जो आपका इस का है, उसमें हम कॉस्ट को कम करने के मेथड, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है जी. तो आपने इसमें देख लिया कि एडेड वैल्यू का मतलब होता है इंक्रीजिंग द प्राइस को इंक्रीज़ करें तो उससे एडेड वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम करें तो एडेड वैल्यू, और सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ, तो इस एडेड वैल्यू ज़्यादा हो जाती है. सो दिस ऑल इज़ अबाउट अवर चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं. ठीक है जी. चैप्टर नंबर 2 जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस. अच्छा, ये भी जल्दी करेंगे हम. देखें, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ. जितने भी बिजनेसेस हैं ना, हम उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बिजनेसेस को विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी. वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ओनरशिप वी कैन डिवाइड इनटू 2. एक्टिविटी में होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, और तीसरा टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है. सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड टर्शरी इज सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है. तो इस तरह कोई भी बिजनेस जो है हम उसको कह सकते हैं ये प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी में है, या टर्शरी में. लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप वी कैन डिवाइड द बिजनेसेस इनटू प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर आर बिजनेस ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एंड पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट. तो इस पूरे चैप्टर में ये वाली बात लिखी हुई थी. कुछ एक और काम की बात है जो मैं आगे आपको करवाता हूँ, फिर शुरू से बताता हूँ. ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ये चार्ट यहाँ बना हुआ है, नीचे करके ये टेबल बना हुआ है, ज़रा पहले उसकी तरफ लेके आता हूँ, और आपने देखना है ये वही है कि नहीं जो मैंने बताया है. क्या जी, क्या बताया है कि बिजनेस को जो है हम उसकी एक्टिविटी और ओनरशिप के साथ हम उसको 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. व्हाट इज़ प्राइमरी? सर जहाँ पे आपका जो होता जो है, ये लिखा हुआ है वो बताएं. फिशिंग, फार्मिंग, एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स. ठीक है. सेकेंडरी जो होता है प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. टर्शरी होता है आपका रिटेलिंग एंड बैंकिंग. और ओनरशिप के लिहाज से क्या होता है? ओनरशिप के लिहाज से प्राइवेट सेक्टर जो है बिजनेस दो हिस्सों में होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक. प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. जी बिल्कुल सही हो गया जी. अच्छा, अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, मेरे ख्याल है इस चैप्टर को आपने समझी हो ही गई है. अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक एक्टिविटी सॉल्व करता हूँ. अगर ये 100% आपने सही बताई तो इसका मतलब है कि आपको ये चैप्टर आ गया. ठीक है जी. अब मुझे आपने बताना है कि ये एक एक्टिविटी है यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की. ठीक है जी बताएं जी. इंश्योरेंस कहाँ फॉल करेगा? सर इंश्योरेंस है क्या चीज़? अच्छा, इंश्योरेंस का अपनी इंश्योरेंस क्या होता है? नहीं पहले मुझे बताएं, इंश्योरेंस बताएं होता क्या है? So insurance, that's something I don't सुना है मैंने. I've heard of this word. ठीक है. But I don't know what insurance actually is. उसका proper मुझे definition नहीं पता. अच्छा, प्रॉपर डेफिनेशन तो खैर मेरा ख्याल है इंश्योरेंस कंपनी के एक अंदर एक टॉप मैनेजर थे. मैंने कहा इंश्योरेंस क्या होता है, वो चुप होकर बैठ गया. अच्छा. रियलिटी में आप मुझे इंश्योरेंस का आइडिया दीजिए, लेकिन इनका डिवीजन ना बताइए. वो मैं नहीं मैं इंश्योरेंस समझाता हूँ. पता क्या है, जब मैं गाड़ी बाय करता हूँ ना, स्पेशली बैंक से, उन्होंने उस गाड़ी को इंश्योर किया होता है. इंश्योर का मतलब अगर इसको डैमेज एक्सीडेंट हो गया तो वो मुझे ओनर को पैसे दे देते हैं, अगर वो चोरी होगी तो वो ओनर को पैसे देते हैं. लेकिन वो क्या करते हैं, वो हर मंथ जो है इंस्टॉलमेंट में कुछ ना कुछ अमाउंट हमसे काटते रहते हैं उसके. अच्छा. इसका मतलब क्या होता है, हमें एश्योरिटी होती है कि कल को अगर कोई हमें डैमेज हो गई
तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट रिकवर हो जाएगी, कंपनसेशन हो जाएगी। बिजनेस भी क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी बिल्डिंग की करवाते हैं कि अगर फायर हो जाए, तमाम इंश्योरेंस, अब हर चीज़ में इंश्योरेंस चलती है ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल। दौरान ना। अच्छा, जी। अब तो ये एक सर्विस, ठीक है जी। इंश्योरेंस क्या है? ठीक है, टर्शरी। नेक्स्ट। फॉरेस्ट्री जो है आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक, आगे। कोल माइनिंग जो है, कोल माइनिंग भी आपका प्राइमरी में आ जाता है। कंप्यूटर असेंबली, कंप्यूटर असेंबली इन द सेंस फिजिकल असेंबल करना है या उसके सर्विसेज असेंबल करना है। अब नहीं नहीं, असेंबल करना तो मैंने, आपको पता है ना कि असेंबल का मतलब है कंपोनेंट को जोड़कर चीज़ बनाने को असेंबल करना जी, कहते हैं। तो वो आपका सेकेंडरी में आ जाता है। ठीक है। एंड देन देयर इज अ ट्रैवल एजेंट, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो आपका टर्शरी में आता है। बेकरी सेकेंडरी में आता है। एंड देन देयर इज अ कार शोरूम, गुड्स एंड सर्विस, कार शोरूम भी आपका सेकेंडरी में आता है। हा। कार शोरूम सेकेंडरी में नहीं आता। सर ये गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करता। अच्छा, नॉट यूजिंग रॉ मटेरियल, सर्विसेज, सर्विसेज है, देखें। अच्छा, ये जो गाड़ी बेच रहा है वो तो goods दे गाड़ी, रहा है। हाँ, गाड़ी तो बनी बनाई लेकर वो सिर्फ उसको सेल कर रहा है ना। अच्छा अच्छा, वो रॉ हाँ मटेरियल से जो एक्सट्रैक्ट होके फिर गुड्स में बनेगा तो वो आपका हाँ। सेकेंडरी होगा। अच्छा, ये चेन है बेसिकली। क्या हाँ। कहते हैं, सेकेंडरी वाला प्राइमरी से रॉ मटेरियल खरीदता है, सेकेंडरी बनाता है, और उसके बाद वो टर्शरी वाले को देता है, वो आगे सेल करता है। अच्छा, इस तरीके से होता है, तो ये सर्विसेज में होगा। चलो ठीक है। रोज़ आपकी क्लास मुझे अच्छी जा रही है, ठीक है। सर समझ आ, मतलब 80% आई थिंक आई एम क्लियर। हाँ। वो तो बाकी आपका जजमेंट जाता है। अच्छा, अब बात ये है, अब एक नई बात आपको बता रहा हूँ, दो नए लफ्ज़ हम सिखा रहा हूँ जो इस चैप्टर को एंड करेंगे। एक चीज़ ये होती है कि जिस मुल्क में प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा हो उस मुल्क को कहते हैं डेवलपिंग कंट्री, और जिस मुल्क में टर्शरी सेक्टर ज़्यादा हो उसे कहते हैं उसे कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। अच्छा, डेवलप्ड कंट्री। आपको पता है अमेरिका में टर्शरी सेक्टर कितना है? 85% जितनी भी गुड्स बनती हैं वो टर्शरी सेक्टर में बनती हैं। जी। और वहाँ अमेरिका में प्राइमरी कितना है? 1%, लेस देन 1%। इसका मतलब है वो डेवलप्ड है। और एक कंट्री जो है वक्त के साथ साथ जूँ ही वो ग्रो करता है, डेवलप होता है, वो प्राइमरी से मूव करके सेकेंडरी में जाता है, और फिर सेकेंडरी से मूव करके टर्शरी में जाता है। पाकिस्तान प्राइमरी सॉरी जो आपका प्राइमरी सेक्टर जिस कंट्री में ज्यादा प्राइमरी सेक्टर होता है तो वो आपका डेवलपिंग कंट्री होता है। हाँ। जो टर्शरी होता है वो आपका डेवलप्ड कंट्री होता है। लेकिन जिस कंट्री में, अच्छा, तो सेकेंडरी किस बीच में आता है? सेकेंडरी तो एक प्राइमरी के बाद की स्टेज है। आप मुझे बताएं, दो कंट्री हैं, एक इंडिया है, एक ये न्यू गिनी है, ठीक है ना। ठीक है। अब न्यू गिनी जो है इसमें प्राइमरी कितने % है? 35, और इंडिया में 17। इसका मतलब है कि इंडिया कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप है न्यू गिनी से। क्योंकि इंडिया में टर्शरी ज्यादा है, टर्शरी भी ज़्यादा और प्राइमरी कम है। प्राइमरी कम है। ठीक है, इसका मतलब ये न्यू गिनी जो हो गया वो आपका डेवलपिंग कंट्री हो गया। इंडिया जो इंडिया भी डेवलपिंग ही है, लेकिन उसके मुकाबले में जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है, डेवलप्ड है, हाँ, बेहतर है। और वक्त के साथ साथ कंट्री क्या करते हैं, अपने आप को मूव करते हैं। ये बांग्लादेश एक लिखा हुआ है, ये बांग्लादेश की बात है आपको। बांग्लादेश 1970 में मैंने पढ़ा था, वो कहता हूँ सर 1970 में तो बांग्लादेश था ही नहीं, ये क्यों गलत लिखा है उन्होंने? था कि नहीं था? सर मुझे नहीं पता, हिस्ट्री मैंने इसीलिए अपने सीआई में हिस्ट्री को सेलेक्ट किया ही नहीं, हालांकि वो 1970 में क्वेटा था, बलूचिस्तान था कि नहीं था? सर बलूचिस्तान तो काफ़ी पहले से था। आपको पता है, यहाँ वो जाते हैं ना शक्करपड़ियाँ की तरफ, तो उधर उन्होंने कहा बलूचिस्तान में ये वाले जानवर होते थे, बड़ा एक उन्होंने वो बना के रखा है गोडज़िला टाइप की चीज़, तो वो तो मिलियंस ऑफ ईयर से भी पहले। अच्छा,
दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो मिली हैं वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिली हैं, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सर सिविलाइजेशन। बलूचिस्तान का जो फॉर्मेशन एक प्रोविंस में जब वो डिक्लेयर हुआ था तो वो तब तो 1971 में हुआ था। हाँ बिल्कुल सही कहा, Declaration वो 1971 कलात जो है, वो जो कलात वाले थे उन्होंने किया था। अच्छा, जी 1971 में, हाँ। अब मुझे बताएं 1970 में ज़्यादा डेवलप हाँ। था या 2007 में ये ज़्यादा डेवलप था? यहाँ जो लिखा हुआ है बांग्लादेश। एक सेकंड कि बांग्लादेश की बात हो रही है ना, 1970 में ज्यादा डेवलप था या 2017 में? सर 1917 में उसमें प्राइमरी सेक्टर ज्यादा थे, ठीक है, तो ये डेफिनेटली 2017 में डेवलप्ड रहा है। 2017 में वक्त के साथ उसने अपने आप को डेवलप किया है, बिल्कुल। अपना प्राइमरी सेक्टर को कम किया उसने और अपना टर्शरी tertiary सेक्टर जो है को उसको बढ़ इम्प्रूव गया। किया है, ठीक है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाता है कोई। अब एक नया लफ्ज़ है, एक अब आखिरी बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या मिक्स्ड Mixed इकोनॉमी economy। क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी होती है, आपको ये पता है कि अब मैंने एक बात की थी प्राइवेट सेक्टर और दूसरी पब्लिक सेक्टर। मुझे बताएं पब्लिक सेक्टर के 5 बिजनेसेस बताएं पाकिस्तान में। सर पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सर मुझे सोचने दीजिए। सर सोचने में जब आ जाए तो काफी मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट किस चीज को ओन करता है? सर रेलवे आ गया आपका। वाह बिल्कुल सही कहा। ठीक है, रेलवे के अलावा क्या आता है आपका? कि आपके पोस्ट ऑफिस वगैरह ये भी गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं ना? क्या सही बात की है, वेरी गुड। ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मेट्रो, पिम्स, फेडरल कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स, बिल्कुल सही कहा, सुई गैस, वापटा, जी हाँ ये सारे क्या हैं? ये पुलिस फोर्स एंड एवरीथिंग इज द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। स्कूल, पिम्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, पार्क्स, जी ये सारे पब्लिक सेक्टर हैं। प्राइवेट सेक्टर कौन से 5 प्राइवेट सेक्टर बिजनेस बताऊं? सर प्राइवेट सेक्टर तो डिपेंड बंदा क्या क्या बनाता है। सर प्राइवेट हर जो आपके पास जो कुछ प्राइवेट बिजनेस हैं ये प्राइवेट सेक्टर हैं, कोई भी ना। आपके मेरे पास 2 लड़कियां आया करती थी, ये जो आपके हज़ारा कम्युनिटी की ना, वो आया करती थी, रहती E11 में थी ना, तो उनका छोटा सा केक बनाने का, वो फ़ोन पे ना केक, हाँ बेकरी घर में बनाती थी, बेकरी क्या हुआ करते थे, तो वो हमारा कभी हम इकट्ठे करते थे, वो लेके आया करती थी बड़े। तो मैंने कल उनको फ़ोन किया था, एक ये साथ जो मरियम लड़की बैठती है ये भी केक शेक बना के बेचती है, बड़ी है जो आपके साथ बैठती है, इसको इससे भी हज़ारा नहीं है सर, नहीं ये लगती हज़ारा वैसे। हाँ वही तभी मैंने वहाँ से जज किया। हज़ारा वाले ज़रा प्यारे होते हैं ना? नहीं सर नहीं तभी फीके सर हमारे में तो कहना नहीं चाहिए ये क्या हो गया मीट को, हाँ हमारे में कहना नहीं चाहिए, बट सर कोई अगर हमें कंपेयर करे अफगानियों से या फिर हज़ारा से, तो हम पठानों में और बलूचों में इस चीज़ को गाली माना जाता है। अच्छा बिल्कुल सर, वो होता है ना दुश्मनी के स्टेज पे आ जाता है जब कोई कहे कि आप अफगानी लगती हो या हज़ारा लगते हो। अच्छा तो अच्छा हाँ सर इस हद तक एक होता है अगर ईरानी के ईरानी हो फिर खुश है, ईरानी है बिल्कुल सर। असल में ये होता है ना कि फिर ये जो अफगानी लड़कियों के भी आ जाए किसी चीज़ पे भी, तो उन्होंने अपने आप को रखा ऐसा है कि लोग ईरानियों के और अफगानियों के सेम होते हैं लेकिन हरकतें सेम नहीं होती, तो अफगानी के बेसिस पे लोग ईरानियों को जज करते हैं, तो इसी वजह से ईरानियों को जो है ना अफगानियों से बहुत गंदी वाली दुश्मनी है। जी हो सकता है ये। हाँ अच्छा, अब मिक्स्ड इकोनॉमी ये होता है कि ऐसे, अब मैं बहुत छोटे से बिजनेस की बात कर रहा था, वहाँ से हमारी निकली, आपके इर्द गिर्द ज़्यादा बिजनेसेस, असास स्कूल इज़ द प्राइवेट सेक्टर, ये जो नेशनल जो बैंक जितने भी हैं ये सब प्राइवेट सेक्टर में, हम कहते हैं बैंक अल हबीब, ये सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर नॉट पब्लिक जी, इनके ऊपर लिखा होता है। सो एनी इकोनॉमी इन विच बोथ द प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस एंड पब्लिक सेक्टर बिजनेस एग्जिस्ट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसा मुल्क
जिसमें कि दोनों किस्म के बिजनेस हों, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड है कि नहीं? सर डेफिनेटली मिक्स्ड है सर। Mixed ऐसे तो आई है। थिंक 80% जो उससे भी ज्यादा कंट्रीज हैं, दे आर ऑल मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं, एक्सेप्ट जी। नॉर्थ अमेरिका और कुछ एक कंट्रीज हैं, वहाँ पर मिक्स नहीं होती। क्यों वहाँ सर? पर वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में तो जितनी भी लैंड होती है, जितने बिजनेस होते हैं, सब गवर्नमेंट के होते हैं। अच्छा वहाँ पर फुल वो प्लान्ड इकोनॉमी उसको कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पर ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? ए मिक्स्ड इकोनॉमी हैज़ बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड द एंड पब्लिक पब्लिक सेक्टर सेक्टर। दोनों। चलो जी, 2 चैप्टर मैंने कर लिए, अब आओ ज़रा इकोनॉमिक्स में। वाह। ठीक है जी, अच्छा सही है जी। हाँ ये किया। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर ये नहीं है मैं साथ पढ़ाता भी हूँ, गप्पे तो मैं सुनाऊंगा लेकिन साथ साथ पढ़ाना भी है। नहीं मैं हैरान हूँ, माशाल्लाह से 2 चैप्टर हो गए हैं, समझ भाई भी आ रही है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, जी। जो पढ़ने वाला हो वो पढ़ लेता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट वी कवर्ड द लास्ट 2 चैप्टर। नाउ अब हम उसको ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हमने इकोनॉमिक्स में क्या करना है। आज का ऑब्जेक्टिव जो है, मैं कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि हमने 2 चैप्टर कल कर लिए थे इकोनॉमिक्स में। 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आखिरी जियोग्राफिक मोबिलिटी एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी था। वो वीडियो दोबारा देखी थी, रिपीट कीजिए उसको। जो आपने मुझे भेजी थी हाँ, अभी मैंने भेजी थी। सर, टाइम नहीं मिला क्योंकि वो वीडियो ही आपने आज भेजी थी ना। अब उसको देख लेना। अच्छा, अब बिल्कुल। ये जो चैप्टर है, ये है प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस चैप्टर का नाम क्या है? हाँ। ये तो आपको अब पता चल गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट Sir, ऑफ opportunity- नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप। जी ठीक है, तो हर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करता है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, खत्म है। इसमें जी। यही कंसेप्ट था। ठीक है, अच्छा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का था। आए चैप्टर नंबर जो है 4, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ज़रा ये समझाने में मुझे टाइम भी लगेगा, और पेन और कॉपी ले लें, पेन कॉपी ले जी। लें ज़रा, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जी सर, ठीक है। इसका मेरा जो अपना बुक है उससे कोई लेना देना है या नहीं? फेंक दें उसको। वो असल में कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बुक। जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था तो मैं ये बुक बहुत एक्सपेंसिव थी, मैंने ली थी, और मैंने इसके ईच एंड एवरी एक्टिविटी सॉल्व करके रखी हुई है आपकी किताब की। लेकिन मुझे इस वक्त पेस में पढ़ाना है ना, मुझे डिटेल में नहीं पढ़ाना, तो इसलिए मैं जब किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ रिकमेंड करता हूँ वो बुक। ठीक है। तो अच्छा, 90 मैं अब ज़रा सुने ज़रा, ये चैप्टर अगर आपको आता है ना, मैं इस वक्त 12:23 हो गए। मेरा टारगेट ये है कि 12:45 पर इंशाल्लाह मैं इसको एंड करूँगा। बिल्कुल 12:45 पे आपको ये वाला चैप्टर जिसका नाम है PPC, और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त आपको 0 पर हो, 10 में से 0 पर हो। क्या मैं उसके बाद आपसे 5 सवाल करूँगा? अगर 8 आपको मिल गए ना, तो मैं अपने आप को मैं अपने समझूंगा कि मैं टीचर अच्छा हूँ। सर इतना मत कीजिए मुझ पे। फिर तीसरा chapter मैं नहीं है, पहले कहूँगा, पे अगर आप नहीं देखें, बड़े मज़े की बात है कि मैं फिर भी अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि जो रोज़ो ज़्यादा अच्छी होगी। नहीं। अच्छा। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ज़रा। जी रब्बी से। एक कंपनी है, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए, एक कंपनी वो दिन रात काम करे, जितनी मशीनें हैं सारी फुल चलें, जितने लेबर हैं वो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन बना सकती है, जितनी प्रोडक्शन पॉसिबल कर सकती है। ठीक है, मैं उसको अगर एक लेट सपोज वो 2 चीज़ें बनाती है, एक मैंगो जूस बनाती है और एक ऑरेंज जूस बनाती है। ठीक है, इसे मैं अगर इस तरह के एक कर्व से रिप्रेजेंट करूँ, इस तरह का बना रहा हूँ, जैसे सेमी क्वार्टर नहीं होता, यानी एक सर्कल का ये वाला हिस्सा जो कि मैं यहाँ बनाया इतना, ठीक है ना, ये बना, इस तरह करूँ, इस तरह, इस कर्व को कहते हैं PPC। अच्छा। इस कर्व को क्या कहते हैं? PPC होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इस तरफ गुड A लिख लेता हूँ मैं, इस तरफ मैं लिख लेता हूँ, चले मैंगो लिख लेता हूँ, इस तरफ मैं लिख लेता हूँ ऑरेंज लिख लेता हूँ। बस अब यहाँ से अगली बात स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने कंपनी की दी थी, लेकिन एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल भी लिमिटेड होते हैं, और उनसे अगर इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज फुली यूज़ करे, सारे के सारी लैंड, लेबर, कैपिटल यूज़ करे, तो जो मैक्सिमम आउटपुट कोई बना सकती है
जो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट बना सकती है उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन पॉसिबल दोबारा बताता हूँ मैं। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए, बस मैं पानी पी लूं। जी सर, आप बताइए। आप पीपीसी को डिफाइन करें, व्हाट पीपीसी मींस, सॉरी डिफाइन करें। अभी शुरू ही नहीं हुआ है, सो आई डोंट थिंक दैट आई हैव इनफ वर्ड्स। ये जरा यहाँ से अच्छा, ये पढ़ूं। द पीपीसी represents the maximum combination of goods and services which यहाँ जरा स्टॉप। आप मैक्सिमम कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं? जैसे मैंने अभी कंपनी में न कहा ना कि उसने अगर कंपनी में अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को, मशीन को, लेबर को फुल यूज़ करे तो मैक्सिमम कितने बना सकते हैं? हाँ, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, उसको आप पीपीसी कहते हैं। पीपीसी ये बताते हैं कि अगर मुल्क के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको फुल यूज़ किया जाए तो वो जितना मैक्सिमम आउटपुट बना सकता है उस पॉइंट को, उसको रिप्रेजेंट कर, उसको क्या कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक कर्व से जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक और है, एक डायग्राम है, ज़रा पढ़ें। डायग्राम क्या है? The PPC diagram is a graphical representation of the maximum combination of the amounts of goods and services that can be produced in an economy per period of time. एक वक्त में अगर इकोनॉमी में मैक्सिमम सारे के सारे लैंड, लेबर, कैपिटल अगर आप यूज़ कर लें, जो मैक्सिमम आप बना सकते हैं उसको आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो जी, अब आप कहोगे ये तो बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। इस एक्सिस को क्या कहते हैं? X axis, Y axis. कौन सा एक्स है, कौन सा वाई है? सर, जो ऊपर वाला है वो आपका X axis है, जो नीचे वाला है Y axis है, I think. जी, येलो वाला कौन सा है? सर, X. नहीं, ये Y है, ये X है। सर, ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मेरे अलावा किसी को ना भेजे, सब मुझ पे हंसेंगे। ये बस मेरे लिए रिकॉर्ड नहीं तो आप ही के लिए क्या, ये तो इतनी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, मिलती कहाँ हैं आप किसी को? ये आप ही को मिलेगी, किसी को पता ही नहीं होता, बाद में मिलते। अच्छा, ये है, इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं और इसको हॉरिजेंटल एक्सिस भी कहते हैं। क्या? जी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। ये जो कर्व है, इस कर्व का नाम क्या है? पीपीसी। क्या होता है पीपीसी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। व्हाट इट शो कि दो गुड्स हैं, एक तरफ मैं ले लेता हूँ राइस, एक तरफ मैं ले लेता हूँ कार। दो गुड्स हैं यहाँ पर। ये ऑल द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी कर्व शो द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस इन फुल। अगर इकोनॉमी अपने सारे के रिसोर्स फुल लगाए, इस पॉइंट पे मुझे बताएं कितना राइस बन रहा है और कितना कार बन रही है। मैं लेट सपोज इधर कह रहा हूँ कि राइस बन रहा है कितना, 10, और जो बन रहा है हमारे पास कार, वो बन रही है 0 इस पॉइंट के ऊपर। जी बताओ, मैं बताओ ये कैसे पता चला कि राइस 10 बन रहा है? राइस वर्टिकल एक्सिस में है ना, तो आप उसकी बार को देखकर कह सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे बताएं राइस कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? सर, नीचे जो जा रहा है तो कम ही हो रहा है। क्या चीज़ कम हो रही है? पहले इसका बार देखें, इतना था, अब इसकी बार क्या हो गई है? थोड़ी नीचे हो गई है, कम हो गई है। ये जो हम उर्दू में कहते हैं खंबे का साइज छोटा हो गया है जी। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? और छोटा, और ज़्यादा कम हो रहा है, और छोटा, और करते करते ख़त्म हो गया। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर राइस कम हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पे राइस के साथ साथ जब एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा हो रही है। वो क्या? कार की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। पहले इतनी थी, फिर इतनी हो रही है, फिर इतनी हो रही है, फिर इतनी हो रही है। इसका मतलब ये है कि इट शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द राइस एंड कार दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस when economy is using, मेरे लफ्ज़ कंप्लीट, when economy is using its resources in full। जब रिसोर्सेज इकोनॉमी में जितना भी लैंड, लेबर, कैपिटल है,
सारे के सारे फुल काम कर रहे हो, तो पीपीसी उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम आप कितना बना सकते हैं, मुझे ये बताएं। इस पॉइंट के ऊपर ये जो पीपीसी है, अगर मैं इस वक्त यहाँ ए पर हूँ, इस पॉइंट बी पे हूँ, सी पे हूँ या डी पर हूँ, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी क्या कर रही है, अपने रिसोर्सेज का फुल यूज़ कर रही है कि नहीं? Yes, because all the points on the PPC curve show the maximum possible curve, maximum production possibility curve, all the points. अगर इकोनॉमी यहाँ पर हो, इनसाइड हो, तो इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज इतना बना तो सकती है, लेकिन करंटली वो अपने रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रही, बना नहीं रही, चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं कर रही। पाकिस्तान की तरह का यहाँ कि आप बना, जैसे एक कंपनी है उसमें मशीनें पड़ी हुई हैं, लेबर पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। इसको चार्जिंग पे लगाओ अमाद, दानी रहा हूँ इसका ठहरा ज़रा, ये लगा हुआ, ठीक है लगा हुआ है ये, इसकी मेरी चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बस ठीक है लगा दी जी। रोज़ो क्या हो गया? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा, डिफ़िकल्ट का तो नाम ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, डिफ़िकल्ट का तो नाम ही नहीं है। अभी देखना क्या होता है। डिफ़िकल्ट का तो नाम ही नहीं है। ये तो अभी बताए मुझे, मैं सवाल करता जाता हूँ, बस मुझे आंसर करते जाएं सवाल कीजिए साथ साथ, ताकि ये बताएं थोड़ा ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म हो जाए। इस कर्व को क्या कहते हैं? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका मतलब क्या होता है कि जो इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को, जी, सारे के सारे रिसोर्सेज अगर यूज़ करे, हाँ, जो मैक्सिमम पॉसिबल कर सकती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल कर सकती है, जितना मैक्सिमम बना सकती है, when economy uses all of resources its in full, resources, then the level it can achieve is called production possibility हाँ. curve, जो उसको बना सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमी अगर यहाँ पर हो, इस पॉइंट पर हो, ये जो ग्रीन मैंने बनाया है, तो इसका क्या मतलब है कि यूज, यहीं पे तो सर मैं अटक गई थी कि आप बना तो इतना सकते हैं, 400 यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन करंटली इकोनॉमी 200 बना रही है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल यूज़ ही नहीं कर, इनएफिशिएंट यूज़ कर रही है। क्या? अच्छा, इनएफिशिएंट यूज़ कर रही है। हाँ, ठीक है। और अगर मुझे ये बताओ रोज़ो कि ये जो है ना, ये है पॉइंट ए है, बी है और एक सी है, और एक पॉइंट यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ। एक पॉइंट क्या है? ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी। पॉइंट ए का क्या मतलब है सर? कि प्रोडक्शन जो है आपकी अच्छी हो रही है, मैक्सिमम आप अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन हो रही है, जी बिल्कुल। बी पे? बी पे सर वो आपका होता है कि नीचे ड्रॉप हो रहा है, तो नहीं है ये मैक्सिमम प्रोडक्शन। जो भी कर्व के ऊपर है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन है। अच्छा, क्योंकि नाम ही इसका है मैक्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। पी, इसके ऊपर जो भी है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, लेकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है मैक्सिमम, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे जो कार, जो राइस है वो इतना बन रहा है और कार इतनी बन रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कार और राइस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन है मैक्सिमम है। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक कंपनी जो है, देखें ना, वो या तो 100 मैंगो और 50 ऑरेंज बना सकती है, या वो 50 ऑरेंज और 100 मैंगो बनाए, लेकिन हो ये मैक्सिमम फुल बना रही हो। तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पीपीसी के ऊपर जो भी पॉइंट होता है वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट, ये जो आपका ग्राफ नीचे जाता है, ये इंक्रीज डिक्रीज पे ये डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन कौन सा ज़्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा हो रही है, कौन सी कम हो रही है। तो सर इस ग्राफ में पीपीसी में जितना भी पॉइंट ऑन द पीपीसी कर्व हैं, दैट शो द मैक्सिमम आउटपुट लेवल, मैक्सिमम। नहीं सर, आपने जो मुझे एग्जांपल दी थी, तो आपने मुझे दो, एक इस ग्राफ में दो चीज़ों की, वर्टिकल में अलग और हॉरिजॉन्टल में अलग, दो चीज़ों की एग्जांपल दी थी। तो मेरा सवाल ये है कि पीपीसी में
ग्राफ में अक्सर दो चीजें या दो से ज्यादा रिप्रेजेंट होती हैं या दो फिर से एक ज़्यादा ग्राफ में? नहीं हो सकती। ये हम अच्छा। लोगों की ग्राफ में मजबूरी है कि उसमें या एक्स एक्सिस होता है या वाई होता है, इसलिए हमेशा दो ही लेनी पड़ती है, तीसरा एक्सिस नहीं होता। नहीं, एक नहीं लिया जा सकता पूरे उसमें ग्राफ में? लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, तो ठीक है। इसलिए हम राइस और कार का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, पिज़्ज़ा, कोई दो प्रोडक्ट इस तरफ हम अपनी तरफ से लिखते हैं। हम्म, मुझे बताएं इस पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट इस पीपीसी के ऊपर हैं, हम्म। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, क्या ये हाँ। एफिशिएंट एलोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते? सर आपने कहा था कि करते हैं। All the points on the PPC curve show the maximum जी, level of जी, output. All the ठीक है। points. और हाँ। ये पॉइंट क्या है? सर जब आपका when it's showing कि आपका पूरा प्रॉपर एफिशिएंट यूज नहीं हो रहा है। Efficient use नहीं हो रहा. You जी। can produce more, but you are not utilizing your resources. ठीक है? Efficient. प्रोड्यूस मोर। जी। Inefficient. क्या लफ्ज़ है? इनएफिशिएंट। Inefficient. और अगर पीपी से आउटसाइड यहाँ कोई पॉइंट हो, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ओवर यूज। इसका मतलब है कि currently the economy cannot reach to this point, this is called unattainable. आप उसको पहुंच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? अच्छा। कि मैक्सिमम तो आप यहाँ बना सकते हैं, आपके पास हाँ। तो इतनी लैंड लेबर कैपिटल ही नहीं है कि आप यहाँ पहुंच जाए, तो अनअटेनेबल पॉइंट हो गए। अब ज़रा ठीक मैं है। और आगे आता हूँ, मुझे ये बताएं इकॉनमी क्या चाहेगी? इकॉनमी पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे या एच जी पे? इस वक्त इकॉनमी मुझे बताएं कि पॉइंट बी इज़ एफिशिएंट और इनएफिशिएंट? सर एफिशिएंट। ई इज़, इनएफिशिएंट। जी इज़, सर वो आपने वर्ड बोला था इनअटेनेबल और अनअटेनेबल। अनअटेनेबल। अनअटेनेबल, ठीक है ना? चलो बात तो हमने ख़त्म ही कर दी, काम तो कर ही दिया, आ ही गया। चलो जी ये बताएं, ये एक पीपीसी कर्व नज़र आ रहा है आपको, हैं? हाँ इसमें एक पॉइंट ए है, एक सी है और एक बी है। जी। पॉइंट ए जो है हाँ वो एफिशिएंट है कि नहीं? बिल्कुल एफिशिएंट। क्योंकि पीपीसी के ऊपर है, वो पीपीसी के ऊपर जो बेसिकली ए बी सी डी जो भी जा रहा है वो एफिशिएंट है। एफिशिएंट है। पॉइंट एफ, जी। पॉइंट एफ जो है आपका इनएफिशिएंट आ गया। ई, ई आपका अनअटेनेबल। अनअटेनेबल है। चलें वो यहाँ नीचे लिखा होगा कि पॉइंट जो एफ है उसके मतलब क्या लिखा हुआ है उन्होंने? पॉइंट एफ, दिस पॉइंट इज विद इन, दिस पॉइंट इज विद इन द, वो हो गया, तो इसका मतलब है कि इनएफिशिएंट है। और पॉइंट ई का क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट ई का लिखा है दिस पॉइंट इज बियॉन्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स एंड इट लाइज आउटसाइड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी सो इट्स करेंटली अनअटेनेबल। इसको आप अचीव नहीं कर सकते, ये आपके बिल्कुल। दूर है, ठीक है ना? वो आपके कर्व के हाँ। बाहर ले करता है। बिल्कुल ये नहीं हो सकता, ठीक है? ठीक सो अब आपने यहाँ तक तो बात समझ आ गई आपको, सही है? अब थोड़ी सी बात और मैं बताता हूँ। ये एक एक्सरसाइज है, चलें हाँ। इसमें हम ये एक्सरसाइज को देखते हैं कि हम्म। ये सर इसमें थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कीजिएगा। Zoom क्या थोड़ा होता है? अब लेस, हाँ मुझे दिखे ना, ताकि हाँ वो इस तरह ना, इतना ठीक होता है ना? थोड़ा सा कम कीजिएगा। इतना? जी जी थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए हाँ, बस। आपकी स्क्रीन का कोई इशू है, कोई उसकी रेजोल्यूशन का मसला आ रहा होगा ना? फ़ोन तो नहीं है? फ़ोन पर तो नहीं देख रही? मैं फोन पे ही देख रही हूँ, यही मसला है। ये फ़ोन पे तो ये चीज़ें नहीं पढ़ाई होती, फ़ोन पे नहीं, बड़ी स्क्रीन लो। लैपटॉप नहीं है, कहीं गायब कर दिया है, गुम गया सर, है, लैपटॉप तोड़ दिया है? तोड़ दिया, गायब नहीं किया, टूट गया लैपटॉप। ओहो, चलो जी ऐसा करो, इस टाइगर को बेच के ना लैपटॉप ले लो। सर वही तो वही बात कर दी ना, औलाद औलाद ये औलाद है आपकी? तो बिल्कुल सर। नहीं नहीं, ये तो ऐसे शुगर लगाया हुआ, ऐसे नहीं कह नहीं सर ऐसा नहीं होता सर, अच्छा। अटैचमेंट हो ही जाती है। आप अगर मेरी जगह पे होते तो आप भी कहते कि मेरी औलाद है। उफ अल्लाह, बिल्कुल रियली? सर, इंसान का इमोशनल सपोर्ट जुड़ा होता है जानवरों के साथ। अच्छा जी, अच्छा, आप मुझे तो- इतने आप- बुरे लगते थे। मैं अक्सर कई कैट्स को, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है ए लेवल्स की, किसी को मैंने कुछ पढ़ाया है,
लड़कियों जी। की तो सफ़ेद रंग की जो बिल्लियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मेरे आहिस्ता आहिस्ता मेरे इनकी सॉफ्टनेस का मैं वो हो गया। हम्म, लेकिन अच्छा। एक घर में मैं जाता था, इतनी स्मेल आती थी ना मुझे हाँ कि सर, वो क्लेanलीनेस पे होता है, उनका लिटर मिट्टी वगैरह साफ नहीं करती तो उसके अंदर वो उसका स्टूल 4-5 दिन का पड़ा होता है तो जाहिर है होता है। लेकिन मेरा टाइगर मुझे ऐसा है, अगर इसका लिटर बॉक्स गंदा हो ये खुद उसमें नहीं जाएगा, उफ़ अल्लाह, ये होगा। तो चलो। मुझे दिन में 2-3 दफा सफाई करनी होती है। अच्छा अच्छा, जी ये आपने इतनी अटैचमेंट है, वाह 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 वाह। सर, वो जाहिर अच्छा, सी मुझे बात है ना इस वहाँ। इसका लेवल नहीं पता था कि ये इस लेवल को होगा। नहीं सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर नज़र कितना आ रहा है मुझे? यहाँ ठीक है। हाँ जी 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 मुझे बिल्कुल। पॉइंट ए सी डी जो है वो क्या है? एफिशिएंट, एफ क्या है? इनएफिशिएंट, ई। अनअटेनेबल। बस इतनी बात मैंने बहुत बता दी है। अब मुझे दो बातें और करवानी है और टाइम मेरे पास 4 मिनट रह गए हैं इस बात को ख़त्म करने के लिए। 4 मिनट रह गए हैं। अब अगली बात मुझे पता है कि मैं समझा दूंगा, ठीक है। मेरे लिए मसला नहीं है। जी यहाँ पे पॉइंट ए पे का मतलब ये है कि है तो एफिशिएंट, जी जी लेकिन जहाँ सारे के सारे रिसोर्सेज इधर लिखा हुआ है वीट पे इस्तेमाल हो रहे हैं। किस पे? वीट। वीट पे। यानी ओ से लेकर और ए तक वीट बन रही है और कुछ भी नहीं बन रहा। क्या चीज़? बार्ले बिल्कुल नहीं बन रही, नहीं बन रहा। नहीं बन रहा। लेकिन पॉइंट सी पर आपने क्या किया है? वीट जो है कम हो गई है कि ज़्यादा? सर पॉइंट सी पर वीट आपका कम हो गया, लेकिन वीट आपका देखें, बार्ले। ये बार थी, इस बार को छोटा हो गया जो मैंने कलर किया। जी जी। लेकिन जो ज़्यादा हुआ है वो वो आपका बार्ले, बार्ले पहले जो है बिल्कुल नहीं उसकी बन रहा था, प्रोडक्शन नहीं अब हो रही आपने थी बार्ले पॉइंट इतना ए किया। तक, ठीक है, लेकिन जब सी पे पहुंच गया तो बार्ले की प्रोडक्शन ज़्यादा आ हो गई। गई। जी पॉइंट सी से जब डी पे जाएगा तो जी। फिर क्या हो रहा है? सर वीट की प्रोडक्शन जो आपकी कम हो रही है, बार्ले की प्रोडक्शन बढ़ रही है। उफ, कितना जल्दी समझाया तुमने, इतना जल्दी समझाया। ये देखो क्या हो गया, कम हो गई, और ये क्या हो जी रहा है? ज़्यादा हो ज्यादा रहा हो है, गया। ज़्यादा जी हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये ले, ज़्यादा हो गया। और यहाँ जी। पे क्या हो रहा है इस पॉइंट पे? पॉइंट बी पे। बी पे, हाँ। सर डी बी पे ना। हाँ, बी फॉर बॉय। वीट की प्रोडक्शन सर पॉइंट बी पे तो नहीं हो रही, वही कम हो रही है, और बार्ले का प्रोडक्शन सारे ज्यादा के है। सारा बार्ले बन रहा है, हाँ वीट वीट नहीं ज़ीरो बन हो रहा। गया। हम्म समझ आ गई? इसका समझ आ गई। मतलब क्यों हुआ कि आप अगर एक चीज़ ज़्यादा करते हैं तो दूसरी को फिर कम करना पड़ता है कम आपको, करना पड़ता है। क्योंकि जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यू कैन नॉट The best इंक्रीज बोथ। alternative that is given up for the cost of other। ठीक है। यानी आप एक, जब कोई चीज़ आपने यहाँ पर आपने जब क्लास ले रही हो तो यू आर अनएबल टू स्लीप, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इकोनॉमी में एक चीज़ ज़्यादा करेंगे तो दूसरी को कम करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने अपनी बस। नींद छोड़ी तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ। यहाँ पे वीट बन रहा, शुरू में वीट बन रहा था तो बार्ले जो है वो अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट बन गया। फिर बिल्कुल। जब बार्ले बन रहा था तो फिर वीट जो है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। जी। ये बताएं, हम्म इसके वर्टिकल एक्सिस में क्या चीज़ बन रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या बन रही है? सर वर्टिकल एक्सिस में स्क्रीन गई आपकी। अब मैं इसको ज़रा सेट कर रहा हूँ जी, ये लें। तो वर्टिकल वो सीधा लाइन ना ऊपर, ये वाला, इसको वाई एक्स, हाँ, वर्टिकल एक्सिस ये है। इसमें क्या बन रहा है? हाँ इसमें प्रोड्यूसर गुड्स बन रहा है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल उसमें कंज्यूमर गुड्स बन रहा है। अच्छा, इस वक्त पॉइंट एक्स पर है और इकोनॉमी Point एक्स X से वाई पे जा रही है। जी। एक्स में कितनी गुड, प्रोड्यूसर गुड कितनी बन रही हैं? सर कम बन रही है। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स बन रही हैं जो वर्टिकल एक्सिस है ना, इसको यूं जी। कह सकता हूँ, इतनी बन रही हैं ना। हाँ कितनी? मैं इसको दो वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ या तो ए से लेकर एक्स तक बन रही है, यानी यूं, जी। या मैं इसका पैरेलल कह सकता हूँ कि ओ से लेकर सी तक बन रही है, हैं? क्योंकि दोनों सेम है ना। दोनों सेम है। अच्छा, अब वो अगर वो एक्स से वाई पे जाती है तो क्या होगा? एक सेकंड सर, एक्स कहाँ है आपका? एक्स से वाई तक जा रहा है तो सर उसका बन रहा है, एफिशिएंट ही है सर। है तो एफिशिएंट। क्या ज़्यादा हो रहा है, क्या कम हो रहा है? सर एक्स से, सर आपका एक्स से वाई पे जो जा रहा है तो प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो आपका कम हो रहा है, कंज्यूमर गुड्स जो है वो आपका ज्यादा हो रहा है। गुड। जी।
मसला ही हल कर दिया मेरा, और मसला हल हो गया। एक बात छोटी सी रह गई बस, दिस इज़ द मोमेंट जिसको समझाने के लिए मुझे बहुत स्टूडेंट के साथ दिमाग खाना पड़ता है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर इकोनॉमी में इस वक्त इकोनॉमी में ये सारे के सारे पॉइंट एफिशिएंट है, ठीक है, ये इनएफिशिएंट है, ये अनअटेनेबल है। क्या ये अनअटेनेबल है? बिल्कुल। आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल। क्यों नहीं सर आप यहाँ पे क्यों नहीं पहुँच सकती? सर डिपेंड्स ऑन आपका कंट्री का जीडीपी वगैरह पे भी बहुत, यानी रिसोर्सेज जो मुल्क में थे वो सारे के सारे फुल सारे यूज use हों हो तो गए। मैक्सिमम तो इतनी प्रोडक्शन कर सकते थे ना। बिल्कुल। तो मैक्सिमम से ज़्यादा तो कर नहीं सकते। मेरी बिल्कुल। गाड़ी की स्पीड लिमिट 220 है, मैं उससे क्या ज़्यादा जाऊँगा? दिस इज़ मैक्सिमम चला मैं अचीव सकते। कर चुका हूँ, बिल्कुल। ठीक है। जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ तब पहुँच सकता हूँ जब इकोनॉमी में और रिसोर्सेज आ जाएं, लैंड भी बिल्कुल। इंक्रीज हो जाए, लेबर इंक्रीज हो इकोनॉमी जाए, अपडेट होगा तो फिर आप उस पीपीसी को क्रॉस कर सकेंगे। लैंड की उसके क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या उसके क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट, अच्छा, राइट वर्ड इस तरह चला जाएगा। ये जी। कब चला जाएगा? जब आपका क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हो या फिर क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे और अनअटेनेबल जी। को आप अटेन कर सकेंगे। अटेन कर सकेंगे। बिल्कुल। और अगर कभी रिसोर्सेज कम हो जाएं, जैसे कि वार तो हो सर जाए, अर्थक्वेक हो जाए, तो हम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। बिल्कुल। हमारा पीपीसी, हम मैक्सिमम जो प्रोडक्शन पॉसिबल कर सकते थे वो कम हो जाएगी। ये मेरी ओरिजिनल थी, ये क्या हो गया? इनएफिशिएंट हो गया। मतलब आप अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ही नीचे चली गई। आप मैक्सिमम इतना बना सकते हैं, मैक्सिमम इतना मतलब बना सऊदी सकते हैं अरब आप। में इससे ऑयल नीचे जो ख़त्म हो बने, गया, ऑयल बिल्कुल। ख़त्म हो गया तो नीचे अब वो कम प्रोडक्शन पर बना सकता है, नहीं ठीक हो गया, है। नेचुरल रिसोर्सेज कम हो तो गया, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक उसका मैक्सिमम नीचे आ गया है, नीचे लेकिन आ मैक्सिमम के गया। आगे और नीचे होता है फिर वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। चलो जी रोज़ो, जी। 45 मैंने कहा था, 3 मिनट मैंने ज़्यादा लिए हैं आपको। जी। मैं अब आपसे ना 5 सवाल करता हूँ और उसके बाद ना जो सर्टिफिकेट मैंने अपने आप को देना था वो मैं आपको दे रहा हूँ, सर, ठीक है। 5 सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छा। सही है। उसको मैं बताता हूँ, उसके बाद ना मैं कहता हूँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं यहाँ से क्या दूँ, या सब कुछ तो हमने कर ही लिया, सारा आता ही है, तो चलो अब इसमें ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सारा ही कर लिया। चलो जी, सारे अब अपनी तरफ से सवाल करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है जी। हाउ यू डिफाइन द पीपीसी? पीपीसी को ए कर्व जी एक कर्व बनाएंगे that represent the maximum level of output जी। that an economy can produce using its resources in full. A curve, a diagram that show the maximum level of output that an economy can produce using its resources at full. अब डिफाइन करें what is PPC? सर इट्स बेसिकली अ कर्व जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन आउटपुट के दिखाता है दैट कैन बी प्रोड्यूस गिविंग द यू नो करंट रिसोर्सेज में जितना जो आपका आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो सकता है, वो आपका वो कर्व जिस उसको शो करता है, दैट इज मैक्सिमम। जी। 2 नंबर आपको मिल गए 2 में से। पहला सवाल ठीक। आपने विन किया। सेकंड, all the points on the PPC curve show the efficient allocation of resources. क्या कहा मैंने? All the points on the PPC that shows the efficient allocation of the resources. ठीक है। A point inside the PPC curve show inefficient resources. Inefficient. ठीक है। A The point point outside the show unattainable. Unattainable. ठीक है। And if quality and quantity of resources increases then it shift to the you right can word. attain the unattainable. Unattainable, हाँ। If the quality decreases तो आपका PPC में जो your PPC कर्व जो होगा वो आपका कर्व छोटा हो जाएगा। छोटा इस सेंस में हो जाएगा कि जितने आपके पास रिसोर्सेज होंगे उसके हिसाब से वो कर्व आपका चलेगा। बिल्कुल सही कहा। जी। रोज़ो, आपको मैंने 8 नंबर देने थे लेकिन 10 नंबर मैंने दिए हैं। थैंक यू। ठीक है,
इतना Thank you. मज़े का पढ़ा है तुमने ना, मैं बताऊँ। थैंक यू सर। ठीक है ना, मुझे पता Thank था you, कि मेरा बड़ा दिमाग लगना था, लेकिन नहीं लगा मुझे। और मैं आपको बताऊं, इससे मुश्किल जी, सर। इकोनॉमिक्स में है भी कोई कुछ नहीं। अच्छा इससे इससे बाकी सब चीज़ें आसान है। अच्छा, फिर तो ठीक है। अब कल ये का दिन होगा, मेरा पूरा दिन जो है इसको पढ़ने में निकल जाएगा और इससे खुद मैं एक्टिविटीज सवाल एक्टिविटीज़ करूंगी। और ये वो करें, जी, फिर कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम कल। नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह आएगा, मुझे पता है कि नहीं आएगा। जी सर, हाँ, अगर स्लाइड प्रॉब्लम आ भी गई तो फिर मैं कल मैं वो कर एकेडमी, लेंगे। कल ये मैं संडे है रिकॉर्डिंग क्या है? स्टॉप कर रहा हूँ।